चुनाव संपन्न हुए जहां पर महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, वहीं पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे थे। वीडियो में चर्चा करना आवश्यक है कि आखिर सरकार किसकी बन रही है। एक अनुमान ही लगा सकते हैं जैसा माहौल बना। मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं कि कौन से मुद्दे यहाँ पर कारगर रहे और किस क्षेत्र में कौन सी पार्टी आगे दिखाई दे रही है। इस वीडियो में चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे झारखंड में विधानसभा चुनाव की। और एक सेपरेट वीडियो में चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश उपचुनावों की। और समझेंगे कि आखिर कौन से मुद्दे इन चुनावों पर भारी पड़े और किसकी सरकार बनने का अनुमान है। क्या हंग असेंबली तो नहीं आती दिखाई दे रही है। देखिए, एग्जिट पोल जो वर्तमान समय में आए हैं, इस बार तो नंबर ऑफ एग्जिट पोल्स कम हुए हैं। हरियाणा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे हमको दिखाई दिए और जैसा हमको एग्जिट पोल यहां पर अपना अनुमान दर्शा रहा था, इनके बीच में जमीन आसमान के अंतर हो गए। लोकसभा चुनाव में तो कम से कम यह रहा कि जिसकी सरकार बनने की लोगों ने बात कही थी, कम से कम उसकी सरकार तो बनी। पर हरियाणा चुनाव तो कंप्लीट घंडर हो गए। ऐसे में एग्जिट पोल के नंबर इस बार सीमित रहे। कई लोग दावे करने से बचते रहे। हम भी यहाँ पर कोई दावे नहीं करेंगे, चर्चा करेंगे और सारे एग्जिट पोल क्या कहते दिखाई दे रहे हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। और खासकर उन मुद्दों पर बात करना आवश्यक है जो मुद्दे इस चुनाव में भारी रहे और जिसकी वजह से किसी भी एक गठबंधन को फायदा मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव जो अभी चुनाव चल रहे थे, इसमें सबसे अधिक चर्चा अगर किसी चुनाव की रही तो वो महाराष्ट्र की रही। ऐसे में महाराष्ट्र में क्या स्थिति बन रही है, इसको लेकर पहले बात करते हैं। अगर हम सभी एग्जिट पोल के नतीजों को कंपाइल करें जो कि इस बार आए हैं, तो उसके हिसाब से हमारे पास डेटा कुछ ऐसा आ रहा है कि बीजेपी लगभग 90 से 95 सीटें प्राप्त करते दिखाई दे रही है। वहीं पर एनसीपी जो कि अजीत पवार का गुट है, वो 15 से 20 सीटें प्राप्त करते दिखाई दे रहा है। और हम बात करें शिवसेना की, तो वो 35 से 40 सीटें यहाँ पर जीतते दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम महायुति की बात करें, तो महायुति 130 से 155 सीटें प्राप्त करते दिखाई दे रहे हैं। ये एक एवरेज जो सभी हमारे पास एग्जिट पोल आए हैं, उनका यहाँ निकल रहा है। ये बात करें महाविकास अघाड़ी की, तो कांग्रेस यहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी बनते दिखाई दे रही। महाविकास अघाड़ी में 55 से 60 सीटें इनके पास आ रही हैं। बात करें एनसीपी शरद पवार की, तो 45 से 50 सीटें इनके पास आते दिखाई दे रही हैं। और हम बात करें अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे की, तो ये 25 से 30 सीटें यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। तो इनके पास 125 से 140 के नंबर आते दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर हम बात करें मनसे की, तो 2 से 4 सीटें यह प्राप्त कर सकते हैं। और फिर प्रकाश अंबेडकर ने जो बनाया था महावंचित अघाड़ी, इसकी लगभग 2 से 3 सीटें इनकी भी आती दिखाई दे रही हैं। और अन्य के पास लगभग 15 से 20 सीटें आते दिख रही हैं। तो अब एक बात तो समझ में आ रही है कि अगर क्लियर कट मेजॉरिटी अगर किसी को मिल रही है तो महायुति को मिल रही है। महाविकास अघाड़ी लगभग 5 से 7 सीटें पीछे जा रहा है, जो बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर है। तो ये तो डेटा हमारे पास आ गया। अब बात करते हैं अलग-अलग क्षेत्रों में कौन-कौन सी पार्टी आगे दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में अगर हम देखें, तो महाराष्ट्र में 6 क्षेत्र हैं जिसको हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र में पहले बात करते हैं उत्तरी महाराष्ट्र की। तो उत्तरी महाराष्ट्र में बीजेपी को एज दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बीजेपी ने जिस तरीके से अपना प्रचार रखा और जैसे यहाँ के वोटर्स हैं वह बीजेपी को लेकर आश्वस्त यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें नॉर्थ महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर 35 सीटें टोटल हैं और इसमें से बीजेपी 20 प्लस जाती दिखाई दे रही है। फिर हम बात करें अगर विदर्भ की, तो वहां पे आपको कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। तो विदर्भ के पास टोटल सीटें जो हैं वो 62 हैं। कांग्रेस और बीजेपी लगभग यहाँ पर आमने सामने अधिकतर सीटों पर है। कांग्रेस को एज दिखाई दे रहा है, खासकर किसान के मुद्दे पर कांग्रेस के पास एज यहाँ पर हमको मिल रहा है। मुद्दों में चर्चा करेंगे पूरी इसकी। फिर बात करें मराठवाड़ा की और पश्चिमी महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर जो टोटल सीट है मराठी पॉपुलेशन का, वो यहाँ पर 46 और 70 है। और इसमें एनसीपी शरद पवार का काफी बड़ा रोल है, यहाँ पर उनका प्रभुत्व है। तो ऐसे में मैक्सिमम सीटें यहाँ पर एनसीपी शरद पवार के हाथ पे जा रही है। अजीत पवार यहाँ पे खाली हाथ आते दिखाई दे रहे हैं। फिर 2 और क्षेत्र बचे, एक ठाणे कोंकण का और एक मुंबई का।
इन दोनों क्षेत्रों में लड़ाई मेनली होती है शिवसेना के दोनों गुट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। यहाँ पे एनसीपी का कोई खास रोल नहीं है। समाजवादी पार्टी भी इस क्षेत्र में एक जगह पर सीट जीतते दिखाई दे रही है और इन क्षेत्र में मेनली मुकाबला जो है वो शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के बीच में है। तो जहां तक है पहला नंबर यहाँ पे शिंदे गुट का आएगा, दूसरा नंबर जो है उद्धव ठाकरे और तीसरे पे आपको बीजेपी यहाँ पर दिखाई दे सकती है। तो यह पूरा आपको क्राइटेरिया यहाँ पे समझ में आ रहा है, जहां पर विदर्भ, मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र में आपको महाविकास आघाड़ी आगे दिखाई देगी। वहीं पर हम बात करें तो उत्तरी महाराष्ट्र की ठाणे की और कोंकण और मुंबई के क्षेत्र में आपको आगे दिखाई देगी महायुति। अब ये एक हमारे पास पिक्चर यहाँ पर साफ-साफ आती दिखाई दे रही है और इसी पिक्चर के आधार पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आखिर दोनों गठबंधन में कौन शक्तिशाली है और कौन कमजोर है, कौन किसकी टांग खींचते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर हम महाराष्ट्र के चुनाव को ध्यान से देखें तो 2019 से 2024 के बीच में महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ बदलते दिखाई दिया और इसमें जो सबसे बड़ी चीज बदलते हुए दिखाई दी वह थी महाराष्ट्र में जो राजनीतिक विचारधारा की हत्या हुई। कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसके साथ रहेगा, किसकी लॉयल्टी किसके साथ है, कोई अपनी विचारधारा के साथ टिका हुआ है कि नहीं टिका हुआ है, यह समस्या पैदा कर रहा है। देखिए, अगर आप नॉर्मली आप देखेंगे तो महाविकास अघाड़ी और महायुति यह दो ऐसे गठबंधन हैं जिसमें एक-एक पार्टनर ऐसा है जिसकी विचारधारा उस गठबंधन से मैच नहीं करती। वह कोशिश कर रहे हैं कि वह विचारधारा के साथ अपने आप को अलाइन कर पाएं, पर ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। पार्टी वाइज बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं महायुति की। महायुति का निर्माण चूंकि शिवसेना के टूट से और एनसीपी के टूट से हुआ, बीजेपी इसमें बड़ी पार्टनर रही और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो एकनाथ शिंदे और बीजेपी लगभग कई मुद्दों पर एक साथ हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अजीत पवार इस गठबंधन का एक ऐसा भाग रहे हैं जो कि कई बार असहज खुद भी हुए हैं और गठबंधन को भी असहज किया है। तो ऐसे में इस गठबंधन का सबसे वीक पॉइंट जो है वो अजीत पवार हैं और हमें जो एग्जिट पोल के अनुमान यहां दिखाई दे रहे हैं इसमें भी अजीत पवार सबसे कमजोर कड़ी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है अजीत पवार खुद की सीट भी यहां पर अच्छे से ना जीत पाए, अगर जीतेंगे भी तो बहुत कम मार्जिन से जीतते दिखाई देंगे क्योंकि उनके खिलाफ उन्हीं के भतीजे खड़े हुए हैं। तो अजीत पवार इस गठबंधन के सबसे कमजोर पार्टनर हमको दिखाई दे रहे हैं और इस गठबंधन को अगर डेंट लगेगा, अगर यह गठबंधन बहुमत तक नहीं पहुंच पाएगा तो इसके पीछे का मुख्य कारण अजीत पवार ही माने जाएंगे। अगर हम महाविकास अघाड़ी की तरफ चलें तो यहां पर भी एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस यह तो नेचुरल एलाइज हैं। लेकिन यहां पर शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट जो है वह मिसफिट है। कई बार ऐसा हुआ है कि उद्धव ठाकरे के मन में कुछ है और जवान पे कुछ है। कई ऐसे मुद्दे पर वह घिरते दिखाई दिए हैं जिस पर शिवसेना एक समय गर्व महसूस किया करती थी। चाहे वह राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, चाहे गाय का मुद्दा रहा हो, चाहे हिंदू अस्मिता का मुद्दा रहा हो, इन सभी पर शिवसेना हमेशा से आगे रही है। यहां तक कि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे की लीगेसी को भी क्लेम करते दिखाई नहीं दिए हैं। एक समय बाला साहब ठाकरे या आज भी कहा जाए तो बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है। कई ऐसे मुद्दे पर बाला साहब ठाकरे ने ऐसे ऐसे काम किए हैं, ऐसे अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है कि आज भी आप महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में देखेंगे तो बाला साहब ठाकरे एक अलग ऑरा ही हमारे सामने प्रेजेंट करते थे और उन्हीं बाला साहब ठाकरे के ऑरा को उद्धव ठाकरे इस समय क्लेम करने से डर रहे हैं। शायद जो अवसरवादिता की राजनीति कहें या अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कहें, इन सब में उद्धव ठाकरे बसते यहाँ पर फंसते दिखाई दे रहे हैं और वह बाला साहब ठाकरे की लीगेसी को क्लेम नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर महाविकास अघाड़ी बहुमत तक नहीं पहुंचती है तो उसका मुख्य कारण यहाँ पर उद्धव ठाकरे बनेंगे कि वह सबसे वीक लिंक साबित हो रहे हैं इस गठबंधन में। देखिए, दोनों गठबंधन में एक-एक कमजोर पार्टनर है। कारण वही है कि ये अपने नेचुरल अलाइज से अलग जाते हमको दिखाई दे रहे हैं और शायद इस वजह से इनकी पॉलिटिक्स भी यहाँ पर खुल के सामने नहीं आई है। जिस तरीके से अजीत पवार और बीजेपी के बीच में गठबंधन सहज नहीं रहा है, कई बार अजीत पवार के लोगों के प्रचार के लिए बीजेपी के नेता नहीं पहुंचे। वही चीज अजीत पवार ने बीजेपी के साथ किया। सेम चीज आप महाविकास अघाड़ी में शिवसेना और कांग्रेस के बीच में देखेंगे। यहां पर शिवसेना और कांग्रेस के बीच में सहजता नहीं दिखाई दे रही है।
इन चुनाव में मुद्दे जो यहाँ पर प्रमुखता से असर डाले, चलिए उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला मुद्दा तो यहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति का है। और ध्रुवीकरण की राजनीति कुछ ऐसे हुई कि जब लोकसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने संविधान बचाने को लेकर अपनी पूरी चुनाव की प्रक्रिया जो है लोकसभा में चलाई थी, और यह मुद्दा उनके लिए सफल होता दिखाई दिया। इसके लिए बीजेपी के पास कोई काट उपलब्ध नहीं हो रही थी। तब योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, और यह नारा हरियाणा में उनको विजय प्राप्त करवा दिया, और यही नारा लेकर वह महाराष्ट्र पहुंचे। महाराष्ट्र में जब यह नारा गया तो बटेंगे तो कटेंगे को लेकर शिवसेना और बीजेपी के बीच में सामंजस्य कई बार दिखाई दिया, पर अजीत पवार स्वयं इस नारे से अपने आप को अलग करते दिखाई दिए। तो सीधी बात है, महायुति में इस 20 नारे को लेकर भी एक मत नहीं रहे, एक राय नहीं बनी, और अजीत पवार ने खुलकर इस नारे का विरोध किया। तो सीधी बात है कि जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा है, यह बीजेपी के पक्ष में और हिंदू सोसाइटी को एक तरफ करने के मुद्दे को लेकर बोला गया था। यह नारा इसलिए था कि ध्रुवीकरण यहाँ पर हो, और यह ध्रुवीकरण होता दिखाई भी दिया है। लेकिन बात यही है कि ध्रुवीकरण का कंसिडरेशन जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में करने का प्रयास यहाँ पर हो रहा था, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी एकजुट होकर महाविकास अघाड़ी को तो वोट दे रही है, पर क्या हिंदू सोसाइटी उसी तरीके से एकजुट होकर भाजपा को वोट करेगी? इस पर संशय दिखाई दे रहा है, और अजीत पवार स्वयं भी इस नारे से अपने आप को अलग कर चुके हैं। तो बटेंगे तो कटेंगे का नारा सही बात है, महाराष्ट्र में चला है, ध्रुवीकरण हुआ है, अब किसके तरफ हुआ है यह तो नतीजों में हमको दिखाई देगा। पर योगी आदित्यनाथ इस बार महाराष्ट्र के चुनाव के पोस्टर बॉय बने रहे। यहां तक कि इनके इस नारे को फर्दर कैरी फॉरवर्ड किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस नारे को एक नए नैरेटिव के साथ उन्होंने यहां पर दे दिया, और यह नारा चलता रहा पूरे चुनाव के दौरान। अब बाकी जब 23 तारीख को नतीजे आएंगे तब समझ में आएगा कि बटेंगे तो कटेंगे क्या सही में सक्सेसफुल हुआ है। जो दूसरा मुद्दा यहाँ पे प्रमुखता से रहा, वो था मराठा वर्सेस ओबीसी और मराठा आरक्षण का मुद्दा। देखिए, 2 साल से मराठा आरक्षण का मुद्दा यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा था, और मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, इन सब क्षेत्रों में मराठा आंदोलन बहुत प्रमुखता से चल रहा था। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मराठा आंदोलन में मनोज जरांगे पाटिल जो हैं, उन्होंने इस आंदोलन को लीड किया। एक बार तो उन्होंने अपने कैंडिडेट यहाँ पर उतारे थे। अगर ऐसा होता तो फायदा महायुति को होता, क्योंकि मराठा वोट 3 भाग में बँट जाते। एक तरफ जहां पर शरद पवार की एनसीपी वह मराठा वोट लेती, एक तरफ मनोज रंगे पाटिल उनके पास वोट जाते, और कुछ वोट शिंदे जी के पास भी आ जाते, कुछ वोट अजित पवार के पास जाते। तो ऐसे में वोट 1/3 1/3 1/3 बढ़ सकते थे। पर जब अचानक से मनोज रंगे ने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ऐसे में अब वोट का बंटवारा एनसीपी और शिंदे जी के बीच में होना था। इसमें शरद पवार बाजी मारते दिखाई दे रहे हैं। तो मराठा आंदोलन के वजह से जो मराठा अस्मिता का वहां पर भाव पैदा हुआ, उसका फायदा महाविकास अघाड़ी को होता दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो इस चुनाव में एक ऐसा मुद्दा था जिसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है, वह है मराठा वर्सेस ओबीसी का। देखिए, कुछ ऐसा ही मुद्दा जनरेट हुआ था हरियाणा में, जहां पर जाट वर्सेस अदर्स हो गया था। यहां पर भी यह होता दिखाई दे रहा है कि यहां पर जाट की जगह पे मराठा जो पॉपुलेशन है वो आ गई है। तो ऐसे में मराठा वर्सेस ओबीसी का जो मुद्दा है, वह प्रमुखता से इस चुनाव में उभरता दिखाई दे रहा है। और इसी बीच में जो दलित यहाँ पर राजनीति है, वह भी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में झटके लगे थे, उसमें बहुत दलित जो हैं, उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया था, क्योंकि उनको डर था कि बीजेपी अगर बहुमत प्राप्त करेगी तो आरक्षण जो है वो समाप्त हो सकता है। इस बात को लेकर बीजेपी ने इस बार इसका कोर्स करेक्शन किया है, और बीजेपी ने अपने नेता किरण रिजिजू को, जो कि बहुत दलित कम्युनिटी से आते हैं, उनको भेजा महाराष्ट्र, और वहां पर उन्होंने यह जनता के बीच में फैलाया कि देखिए, अगर बाबा साहब अंबेडकर के बाद कोई व्यक्ति है जो कि राजनीति में दलितों को सही सम्मान देना जानता है, तो वह नरेंद्र मोदी हैं, और इन्हीं की सरकार में सबसे अधिक काम किए गए दलितों के लिए। और शायद यह पैंतरा बीजेपी के लिए सफल साबित होता दिखाई दे रहा है। तो अगर ओबीसी, दलित यह मुद्दे जो लोकसभा चुनाव में इनके खिलाफ थे, अगर वह इस समय इनके साथ गए, तो मराठा वर्सेस ओबीसी एंड दलित के मुद्दे में बीजेपी को फायदा होता दिखाई दे रहा है। और मराठा मुस्लिम पॉपुलेशन का पूरा सहयोग वर्तमान समय महाविकास अघाड़ी के साथ आज ज्यादा दिखाई दे रहा है। वहीं पर ओबीसी दलित जो हैं वह बीजेपी के साथ जाते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो लाडली बहन योजना के जैसे यहाँ पे लड़की बहन योजना आई, और महिलाओं को ₹1500 पर मंथ दिए जाने लगे।
इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। और यह प्रभाव इतना ज़्यादा यहाँ पर है कि महिलाओं के वोट एकमुश्त बीजेपी की ओर या महायुति की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। तो इस मुद्दे से बीजेपी को फायदा हो रहा है कि अगर आधी आबादी इनके साइड आ गई, फिर तो इनका फायदा हो जाएगा और यह यहाँ होता दिखाई दे रहा है। तो अगर जहाँ पर मराठा का मुद्दा महाविकास आघाड़ी के साथ है, तो वहीं पर महिलाओं का मुद्दा एनडीए या कहें महायुति के साथ जाता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन एक जो मुद्दा बीजेपी को विदर्भ और मराठवाड़ा में हरा रहा है, वह है किसान का मुद्दा। देखिए, इस बार कपास के जो किसान हैं और सोयाबीन किसान हैं, इनको दी जाने वाली एमएसपी एक प्रमुख मुद्दा रही है। यहाँ तक कि जो भाव वर्तमान समय में सोयाबीन का मार्केट में चल रहा है, उससे कम की एमएसपी सरकार प्रोवाइड कर रही है। इस वजह से किसान है वो महायुति के खिलाफ काफ़ी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी को वह यहाँ पर अपना समर्थन दे रहे हैं। इसका फायदा इन्हें विदर्भ के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जहां पर विदर्भ का क्षेत्र जो कि आरएसएस का गढ़ है, पर वहां पर कांग्रेस अभी हावी दिखाई दे रही है महायुति के ऊपर। एक जो मुद्दा यहां पर प्रमुखता से उभरा है, वह है धारावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। देखिए, एक रहेंगे सिर्फ रहेंगे नारा जो नरेंद्र मोदी ने दिया, इस नारे को राहुल गांधी ने बहुत अलग तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया कि नरेंद्र मोदी और अडानी मिलकर महाराष्ट्र को लूटना चाहते हैं और यह एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। देखिए, धारावी का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है कि आप समझिए कि 15 लाख लोग धारावी में रहते हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्लम माना जाता है। रहने की कोई फैसिलिटी नहीं है वहाँ पर। लोगों की ज़िंदगी बद से बदतर है। ऐसे में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का आना वहाँ पर आवश्यक है। देखिए, जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी ने धारावी के मुद्दे को रिप्रेजेंट किया और कहा कि यह अडानी को पैसा प्रोवाइड करने का मुद्दा बन सकता है, यह कहीं महाविकास आघाड़ी के अगेंस्ट ना चला जाए, क्योंकि एंटी डेवलपमेंट का चेहरा बीजेपी ने महाविकास आघाड़ी के चेहरे पे डाल दिया है। राहुल गांधी जिस तरीके से रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं और साइड साइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रद्द करने की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे ने खुलकर कह दिया कि अगर सरकार बनेगी तो पहली मीटिंग में ही अडानी से कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया जाएगा। तो ये एंटी डेवलपमेंट का चेहरा जो महाविकास आघाड़ी के ऊपर लग चुका है और यह समझ में आ रहा है कि डेवलपमेंट के हर प्रोजेक्ट को यह नकारते जा रहे हैं, यह इनके खिलाफ जा सकता है और मुंबई, ठाणे और कोंकण के क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी को इसका घाटा होते हुए दिखाई देगा। तो धारावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और उसको लेकर राहुल गांधी की राजनीति और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात वो कर रहे हैं, यह मुद्दा महाविकास आघाड़ी के अगेंस्ट में जा सकता है। यह कुछ मुद्दे थे जो इस चुनाव में प्रमुखता से उभरे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ मुद्दे पर बीजेपी को फायदा हो रहा है, महायुति को फायदा हो रहा है, कुछ मुद्दे पर महाविकास आघाड़ी को फायदा होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब फ्लोटिंग वोटर्स किधर जाएंगे, वह निर्धारित करेंगे यहाँ पर सरकार को कि आखिर सरकार किसकी बनने वाली है। और अगर हंग असेंबली आती फिर तो निर्दलियों की बल्ले-बल्ले होगी। एक दौर में महाराष्ट्र ने यह भी देखा था कि जब 45 निर्दलियों ने मिलकर वहां पर सरकार चलाई थी। तो यह बात कहीं इस बार फिर से साबित ना हो जाए कि यहाँ पर मुकाबला बहुत कांटे का है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यह 23 तारीख को पता चलेगा। दोस्तों, अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं झारखंड के चुनाव की, कि वहां पे एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं और कौन से चुनावी मुद्दे वहां पर हावी रहे। तो अपने दोस्तों को याद दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।